हेलो, दिस इज़ भरत एंड वेलकम अगेन टू भरत के एम ऑनलाइन पाठशाला वेयर सक्सेस बिगिंस। ये वीडियो अपना जनरल नॉलेज के रिलेटेड है। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, 2020 क्वेश्चंस देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में यहाँ से 20 क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन आपके 101% आता ही है किसी ना किसी सेट में। जैसे एक दिन में जैसे रेलवे की एग्जाम लगेगी या फिर एसएससी की एग्जाम लगती है, एक दिन में तो लगती नहीं है, 3-4 दिन तक लगती है एग्जाम। तो 3-4 दिन में 2-3 उसमें जैसे 12 से 2 अलग लगेगी, 3-4 सेक्शन में एग्जाम होती है। तो किसी ना किसी स्टूडेंट के पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ऐसे हम 2020 क्वेश्चन है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, रेलवे के एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और जो अच्छी अच्छी गाइड्स है वहाँ से भी इन क्वेश्चन को कवर किया गया है। ओके, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो सीरीज में हम 20-20 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर 20 क्वेश्चन करेंगे। तो ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं होगा और आप पढ़ते पढ़ते बोर भी नहीं होगा। छोटा सा वीडियो फटाफट देख ले और इसको फिर नेक्स्ट वीडियो देख ले। इस तरह के छोटे छोटे वीडियो देखते हैं तो कहीं बोर नहीं होते देखते देखते। ओके, बाकी अगर वीडियो की इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप जहाँ से मन में आए वहाँ से डाउनलोड कर लेना वीडियो को। देखो, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे हम। ओके, शॉर्ट में लिख रखा है लेकिन मैं समझाऊंगा तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। ओके, हर चीज़ में समझा दूंगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज मतलब शहरी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, या फिर शहरी बेरोजगारी किसे कहते हैं, या फिर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब होता है गांव। ओके, रूरल मतलब गांव और अर्बन मतलब शहरी होता है। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, शहरी बेरोजगारी कौन सी होती है। तो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट ही कौन सी होती है, शहरी बेरोजगारी होती है। क्यों होती है? क्योंकि शहर में लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं तो है नहीं, कोई पढ़ता नहीं है। अब गांव में तो मान लो कोई लोग पढ़ते भी नहीं है बहुत ज़्यादा तो, लेकिन शहर में तो सब लोग पढ़ेंगे। अब सब पढ़ेंगे तो सबको नौकरी तो मिलेगी नहीं, है ना। तो इसलिए ऐसा लिखा गया है कि पढ़ तो सभी लोग लेते हैं लेकिन उनको फिर एजुकेशन सब पढ़ लेते हैं लेकिन उनको रोजगार अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है। इसका मतलब जो शहरी बेरोजगारी है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कौन सा है, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि शहरी अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, शहरी बेरोजगारी कौन सी होती है, शैक्षणिक या फिर शैक्षिक बेरोजगारी शहरी बेरोजगारी होती है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं अपने को। आपको कुछ दे देगा कि इंडस्ट्रीज दे देगा या फिर ऐसे दे देगा कि विद्यालय, ऐसे दे देगा कि विद्यालय कौन से सेक्टर में आता है। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है कि डेयरी की बात हो रही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया मैंने कि डेयरी कौन से सेक्टर में आती है। आपको ऑप्शन दे देगा प्राइमरी सेक्टर, ओके, मतलब प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, ओके, चतुर्थ सेक्टर। इस तरीके से चतुर्थ मतलब फोर्थ सेक्टर होता नहीं है, 3 ही सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ओके, फोर्थ में आपको नन ऑफ दी अबव इस तरीके से कुछ भी दे देगा। ओके, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो प्राइमरी सेक्टर होता है ना, उसमें वो चीज़ें आती हैं सारी, हम समझेंगे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को। क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हम, उसके आसपास की चीज़ें भी अच्छे तरीके से देखेंगे क्योंकि जरूरत थोड़ी डेयरी आएगी, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो किस में आएगी, प्राइमरी सेक्टर में आएगी, प्राथमिक सेक्टर में आएगी। जैसे डेयरी वगैरह हो गया, ये डेयरी वगैरह ये सब प्राथमिक सेक्टर में आती है। ओके, अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, कोई भी इंडस्ट्री हो जो एनवायरनमेंट से डायरेक्टली रिलेशन नहीं हो उनका, ओके, रिलेशन तो हो लेकिन डायरेक्टली नहीं हो, इनडायरेक्टली हो, तो वो सारी आती है आप अपने सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, द्वितीय सेक्टर में आती है वो सारी इंडस्ट्रीज वगैरह। ओके, अगर हम विद्यालय की बात करें, मतलब एजुकेशन का कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, कुछ भी हो गया, हॉस्पिटल हो गए, ओके, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कुछ भी, ये सारी चीज़ें किस में कवर होती है, टर्सरी सेक्टर में कवर होती है। तो आप तीनों चीज़ें ध्यान रखना। अगर डायरेक्टली एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है, आपको ऑप्शन में दे रखा है और पूछे कि कौन सा सेक्टर में आती है ये, तो प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। ओके, इंडस्ट्रीज वगैरह सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। और एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई चीज़ या फिर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई चीज़ सारी टर्सरी सेक्टर में आती है। ओके, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर लिखा हुआ कि डेयरी कौन सा सेक्टर में आती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ज़्यादातर पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेक्टर में इसको कवर किया जाता है, डेयरी वगैरह को। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अपने कवर हो गए। अगर तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पंचायत का प्रेसिडेंट कौन होता है। जैसे गांव होता है ना, गांव में पंचायत होती है ना, सरपंच के चुनाव होते हैं गांव में, तो वहाँ का जो पंचायत है वहाँ का प्रेसिडेंट कौन होता है, वहाँ का राष्ट्रपति कौन होता है, तो सरपंच को गाँव का, पंचायत का प्रेसिडेंट कहते हैं, सरपंच को। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या कि जो पंचायती राज सिस्टम है ना, ये कौन से अमेंडमेंट में, संविधान के कौन से संशोधन में ऐड किया गया था। तो ये ध्यान रखना आपको, 73
73वां संविधान संशोधन में अपने पंचायती राज को ऐड किया गया था, पंचायती राज सिस्टम को। और जो नगर निगम वगैरह है उस नगर निगम को 74वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या? तीनों चीज़ें कि पंचायत का जो राष्ट्रपति होता है, पंचायत का प्रेसिडेंट होता है, वो कौन होता है? सरपंच होता है। ओके, ये जो पंचायती राज सिस्टम है, ये जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे अब जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी वगैरह निकलती है कि पंचायती राज डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं ना, तो वो जो पंचायती राज सिस्टम है पूरा, वो 73वें संविधान संशोधन में लागू किया गया था। और जो नगर निगम वगैरह आते हैं वो 74वें संविधान संशोधन में लागू किया गया था, 74वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। ठीक है, अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चले तो फोर्थ क्वेश्चन में अपने प्रारूप समिति से रिलेटेड है। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसके रिलेटेड आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हमें ध्यान रखना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इंग्लिश में लिख लेना आप इसको, नाम होता है भरत, भरत होता है, आप BHRAT लिखो, चाहे हिंदी में भरत लिखो। ओके, इस तरीके से नाम है ये। तो अध्यक्ष कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का, प्रारूप समिति का? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। अच्छा, ये जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था ये कब हुआ था कि इतने मेंबर होंगे और प्रारूप समिति बनेगी? इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। यह आपको ध्यान रखना है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इस प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे, टोटल कितने मेंबर थे, ये भी पूछते। तो आपको ध्यान रखना कि 7 मेंबर थे टोटल प्रारूप समिति के अंदर। ओके, तो तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और टोटल मेंबर कितने थे इसके अंदर? 7 मेंबर थे टोटल। ओके, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी आता है, ये ध्यान रखना आप। एक होता है संविधान का सलाहकार, ये संविधान का सलाहकार BN राव था। ओके, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ पर ये देखो BN राव, भीमराव अंबेडकर, इस तरीके से कंफ्यूज होते हैं। तो इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोले थे कि BN राव गया, तो संविधान का जो सलाहकार है ना वो तो BN राव है। ओके, और जो अध्यक्ष है प्रारूप समिति का वो क्या, कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो ओके, तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना। एग्जाम में अपने पास इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कुछ नाम दे देंगे, हमेशा पूछते हैं आपको कोई नाम दे देंगे, जैसे मेरी कॉम कौन से खेल से रिलेटेड है, फिर आपको दे देंगे कि हॉकी से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देखो, एक तो ये ध्यान रखना कि जो मेजर ध्यानचंद है ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछते हैं मेजर ध्यानचंद कौन से खेल से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए हॉकी से रिलेटेड है ये मेजर ध्यानचंद। ओके, मेजर ध्यानचंद का जन्म भी ध्यान रखना आपको, 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। सन वगैरह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये ध्यान रखना डेट, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। ओके, मतलब 29 अगस्त को इसका बर्थडे मनाते हैं मेजर ध्यानचंद का। और दूसरी बात कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ था कि हॉकी का जादूगर किन्हें कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद कौन से खेल से रिलेटेड है, तो आप बताओगे कि हॉकी से रिलेटेड है। ओके, अब बात करते हैं कांग्रेस इस्टेब्लिशमेंट की। देखो, कांग्रेस के 4 गठन हुए थे अलग अलग टाइम पर। चारों का मैं एक सीरीज बता देता हूँ आपको, कोई सी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपको सन भी पूछा जा सकता है। ओके, किन्होंने इनका गठन किया था, मतलब इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, वो भी पूछा जा सकता है आपको। और कौन सी जगह पर इसका गठन हुआ था, कौन सी जगह पर इसका मतलब शुरुआत हुई थी इसकी, ये भी पूछा जा सकता है। तो तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसमें से एग्जाम में एक पूछ रखा था, ये वाला पूछ रखा था, तो मैंने आपको चारों आपके सामने रख दिए। चारों याद रखना है, जरूरी थोड़ी वही वही आएगा, कोई भी आ सकता है। तो देखो, आप क्या रखना, क्या याद रखना है, सीरीज याद रखनी है। 1885, 1886, 1887, 1888। ओके, 85, 86, 87, 88। ओके, फिर आप लिखना BNTU, BNTU। आप क्या लिखोगे सीरीज से? BNTU, BNTU, इस तरीके से। बी मतलब क्या हो गया? बनर्जी। ओके, बनर्जी ने की थी ये, मिस्टर बनर्जी। ओके, इतना ही ध्यान रखो आप। तो बाकी आप क्वेश्चन आएगा ना आपके सामने तो सब पता लग जाएगा आपको, ऐसे ही, इतने तो समझदार आप हो ही। ओके, सिर्फ आपने ध्यान रखो कि 1885 में बनर्जी थे उसके अध्यक्ष, मतलब बनर्जी ने शुरू किया था। 1886 में एन मतलब नारोजी। ओके, टी मतलब तैयब जी, और यू मतलब यू जॉर्ज यूल। इतना ध्यान रखो आप। BNTU इस तरीके से याद रखना, BNTU, BNTU। ओके, अब कौन कौन सी जगह पर हुए थे ये क्या कैसे याद रखोगे आप? क्या रखोगे? बकमा, BKMA, इस तरीके से याद रखोगे। बी मतलब बम्बई, के मतलब कोलकाता, ओके, एम मतलब मद्रास, और ए मतलब इलाहाबाद। तो ये चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कांग्रेस का स्टेब्लिशमेंट कब कब हुआ था? 1885 में बनर्जी ने किया था मुंबई में, 1886 में नारोजी ने किया था कोलकाता में, 1887 में तैयब जी ने किया था मद्रास में, और 1888 में यू जॉर्ज यूल ने किया था इलाहाबाद में। तो ये चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कोई सा भी एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। ओके,
सीरीज से ध्यान रखना 1 2 3 4। ओके, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन को कर सकते हो आराम से। अब जो आठवां क्वेश्चन है वो किसके रिलेटेड है। देखो अपने जो भारत में अलग अलग जगह से यात्री आए थे। ओके, कोई चीन से अलग यात्री आए थे, कोई कहाँ से यात्री आए थे। दो क्वेश्चन यहाँ पर हम अभी कवर कर रहे हैं। क्या है लिखा हुआ है कि 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता। ओके, एक इब्न बतूता था, वो 14वीं सदी का यात्री था जो भारत आया था। यहाँ पर लिखा हुआ किस जगह से भारत आया था, तो ये इब्न बतूता है ना, वो भारत आए थे, यात्री थे भारत के। वो कहाँ से आए थे, तो आपको ध्यान रखना है मोरक्को से। MOROCCO मोरक्को, हिंदी में लिख लेना आप मोरक्को लिखना चाहो तो, बाकी आपको ध्यान रखना है इतना। इब्न बतूता कहाँ के थे, मोरक्को के थे, और वो भारत आए थे। कब आए थे, 14वीं सदी में आए थे, यात्री बन के आए थे 14वीं सदी में। अब एक चीन की बात भी कर लेते हैं कि चीन से भी आए थे। तो हमें क्या याद रखना कि चीन से जो यात्री आए थे ना अपने भारत में, वो 4 लोग आए थे। आपको पूरा नाम याद नहीं रखना चारों का, आपको क्या याद रखना है, फांसी हुई, ऐसा याद रखना है। तो देखो आपसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया ना कि चीन से कौन कौन से यात्री आए थे, तो आपको ये चारों चीज़ें ध्यान रखनी है। फांसी हुई, फांसी हो जाती है ना, फांसी हुई, इससे तो फा से शुरू हो, एक तो वो नाम आया था, एक सी से शुरू होता है नाम, एक हु से शुरू होता है उसका नाम, और एक ई से शुरू होता है। तो चारों के नाम इस तरीके से याद रखना है। आपके पास ऑप्शन आएंगे तो आप उनको पकड़ दोगे। फांसी हुई, फांसी हुई, इस तरीके से याद रखना। चीन से 4 लोग आए थे। ओके, 10th क्वेश्चन की हम बात करें तो 10th क्वेश्चन है अपने पास, अरसा मेजर या फिर बिग बियर कौन से, मतलब किन चीज़ों से संबंधित है। अरसा मेजर या फिर बिग बियर किन चीज़ों से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है इसका, नक्षत्र मंडल से ये संबंधित है। ओके, जो नक्षत्र वगैरह होते हैं अपने ब्रह्मांड में, उनसे संबंधित है अरसा मेजर और बिग बियर। ये फिनोमेना है। ओके, कुछ क्रिएटिविटी है जो होती रहती है, उनके नाम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि अरसा मेजर, कोई डिटेल नहीं पूछी जाएगी, अपने कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है, जनरल चीज़ें पूछते हैं। तो अरसा मेजर और बिग बियर नक्षत्र मंडल से रिलेटेड है। ओके, अब एक अपने को से पूछते हैं कि अपनी पृथ्वी, देखो अपनी पृथ्वी रोटेट करती है। देखो एक तो खुद के एक्स पे भी घूमती रहती है पृथ्वी, आपको पता है। ओके, और एक कहीं पर अपना सूरज है बड़ा सारा, और ये पृथ्वी क्या करती है, सूरज के भी चक्कर लगाती रहती है। तो अपनी जो पृथ्वी होती है ना, अर्थ है, वो द्विघूर्णन करती है, 2 तरीके से घूमती है। कैसे, एक तो खुद के एक्स पे घूमती रहती है पृथ्वी, ओके, और दूसरा इस सूरज के भी चक्कर लगाती है। तो खुद के अक्ष पे तो घूमती रहती है और सूरज के भी चक्कर लगाती है। तो ये पृथ्वी जो खुद के अक्ष पे घूमती है ना, खुद की जगह पर घूमती रहती है, इससे तो अपना जो दिन और रात होता है ना, उसी कारण होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो अपना जो दिन और रात होते हैं ना, वो होना बंद हो जाए। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि दिन रात किस कारण से होता है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसके कारण दिन रात होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोटेशन। ओके, और ये जो अपने अलग अलग मौसम आते हैं ना, सर्दी गर्मी और बरसात, अलग अलग मौसम आते हैं, जैसे अभी गर्मी आने लग गई, तो ये किस कारण से आते हैं, ये आते हैं अपने रिवोल्यूशन के कारण। मतलब जो अपनी अर्थ है ना, जो सूरज के चक्कर लगाती है ना, उसके कारण आते हैं ये, उसके कारण। और साथ ही साथ अपने जो पृथ्वी घूमती है ना खुद के अक्ष पे, उनके कारण, दोनों के कारण क्या होता है, मानसून का चेंज होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो लिखा हुआ है, दिन रात किसके कारण होते हैं, रोटेशन के कारण होते हैं, खुद के अक्ष पर जो घूमती है पृथ्वी उसके कारण होता है। और मानसून किसके कारण होता है, खुद के अक्ष पर घूमती है पृथ्वी उसके कारण, और उसके सूरज के चक्कर लगाती है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसके कारण। तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के कारण तो मानसून का चेंज होता है, मौसम बदलते हैं, और रोटेशन जो खुद के अक्ष पर घूमती है पृथ्वी उसके कारण दिन और रात होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चले तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि जो पौधा होता है ना, पौधे में अपना नीचे से जड़ों में से पानी जाता है और ऊपर सारी पत्तियों तक पानी जाता है। अगर फल का पौधा है तो फल वगैरह बनने लग जाते हैं उसके, वो किसके कारण होता है, किस चीज़ से होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, पौधे का कौन सा भाग पौधों में जल का संवहन करता है। जल का जो जल ऊपर नीचे पानी जो फैलाता रहता है चारों तरफ पौधे में, वो कौन करता है, तना करता है, तना। ओके, इंग्लिश में स्टेम बोलते हैं उसको। तना होता है ना, जो मेन तना होता है वही करता है। तो ये ध्यान रखना, पौधों में कौन सा भाग, पौधों में कौन सा भाग जल का संवहन करता है, तो तना करता है, स्टेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड अगर हम चले तो देखो एक ऐसा पौधे भी होते हैं, आपने देखा होगा कि उनका तना तो कमजोर होता है, लेकिन वो किसी की सहायता से ऊपर उठते रहते हैं। जैसे बेल वगैरह होती है ना, वो खुद की सहायता से ऊपर उठते नहीं है। जैसे अपना यहाँ पर कोई पेड़ है, मान लो ये पेड़ है, या फिर अपना कोई घर है, इसके साइड में हम छोटा सा कोई पौधा लगा देते हैं, वो उस पेड़ के बिल्कुल लिपटता लिपटता ऊपर चढ़ते रहता है और ऊपर जाकर के फैल जाता है। या फिर वो घर है तो घर में सजाने के लिए जो बेल वगैरह लगा देते हैं ना, उसकी बात कर रहा है ये। देखो क्वेश्चन क्या है, तना कमजोर होता है और किसी ढांचे की सहायता से ऊपर उठता हुआ पौधा, उन पौधों को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, आप आरोही पौधे कहते हैं उनको, इंग्लिश में क्लिम्बर्स बोलते हैं उनको।
ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो बेल वगैरह रहती है ना, जो खुद के तना तो कमज़ोर होता है उनका, स्टेम तो कमज़ोर होता है, उनकी सहायता से ऊपर चढ़ते नहीं है, किसी ढांचे की रिक्वायरमेंट होती है उनकी, और उनकी हेल्प से ऊपर चढ़ते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, आरोही पौधे बोलते हैं, क्लिम्बर्स। ओके, आगे चले तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक अगले क्वेश्चन की बात करें कि अगर आपके मोमेंटम को, अगर संवेग को, हिंदी में बोले तो संवेग और इंग्लिश में मोमेंटम, अगर मोमेंटम को हम 2 गुना कर दें, 2 गुना कर दे तो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। ये फिजिक्स का, जनरल साइंस में फिजिक्स में से क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ से आते हैं ये। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। एक तो रटो आप इस चीज़ को, पहले तो रटो इसको। ओके, यही पूछते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। इफ़ मोमेंटम इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स, ये ध्यान रखना है। अगर हम संवेग को 2 गुना कर देंगे ना तो अपनी जो गतिज ऊर्जा है ना वो 4 गुना हो जाती है। वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है, देखो संवेग का फॉर्मूला होता है mv। ओके, अब देखो यहाँ पर v आ रहा है और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो यहाँ पर देखो v² आ रहा है। अगर संवेग मान लो कि अपने पास कुछ भी हो, संवेग अपना कुछ भी हो, संवेग आप मतलब जैसे मान लो 2 संवेग, हम अपना 2 संवेग है। ओके, अब गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो देखो v² हो जाएगा ना, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करो आप, मान लो कि गतिज ऊर्जा 1 थी पहले, गतिज ऊर्जा नहीं संवेग, मोमेंटम पहले 1 था, समझा रहा हूँ, बाकी तो रटना है आप इसको। ओके, 1 था। अब संवेग की बात करें तो संवेग कितना हो जाएगा mv, मतलब मान लो कि हमने इसको 2 गुना कर दिया, संवेग को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का 2 गुना कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, अब गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो देखो यहाँ v² हो रहा है ना, v² मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखो अगर ये इनिशियल था, स्टार्टिंग में इतना था, अगर अपना संवेग 1 है, अगर हम इसको दुगुना कर दे तो 2 हो गया ये। अगर हम मोमेंटम को दुगना कर रहे हैं तो अपना ये जो गतिज ऊर्जा है कितनी हो गई, 4 गुना हो रही है ना सीधी सीधी। अगर यहाँ पर अपना संवेग है ना 3 होता तो ये कितना हो जाता, फिर 9 हो जाता। ओके, अगर ये 4 होता, संवेग 4 होता तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती, फिर 16 हो जाती। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, कि मोमेंटम आप डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है उस चीज़ का। ओके, यहाँ पर 2 गुना करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा वो, इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। ओके, बाकी आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, इतने आपत करोगे। अब देखो रटना, अभी देखो अगर आप इसको डबल की जगह ऐसा आ जाएगा, अगर आपका मोमेंटम 3 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरीके से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, फॉर्मूले आप याद रख लेना, इससे आप कर सकते हो क्वेश्चन को। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं, सीरीज में 20-20 क्वेश्चन करेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना है परम 800, ये नाम ध्यान रखना है आपको। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 था। ओके, सोइल की अगर बात करें कि सोइल कैसा मिश्रण होता है, सोइल तो सोइल में हर चीज़ होती है। सोइल में छोटे छोटे पार्टिकल्स भी रहेंगे, फाइन एग्रीगेट्स भी रहेंगे, बजरी भी रहेगी, रोड़ी भी रहेगी, ओके, क्ले भी रहेगा, ओके, कुछ इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी रहेंगे, बहुत सारे मटेरियल मिल करके सोइल बनाता है। इसलिए सोइल है ना, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, ये हेटेरोजीनियस मिश्रण होता है, ये आपको रटना है। ओके, होमोजीनियस नहीं होता है, होमोजीनियस का मतलब है एक ही तरीके के पार्टिकल हो, होमोजीनियस एक ही तरीके के पार्टिकल। लेकिन अपनी जो मिट्टी होती है उसमें एक ही एक तरीके के पार्टिकल थोड़ी होते हैं, उसमें छोटे पार्टिकल भी होते हैं, बड़े पार्टिकल भी होते हैं, थोड़े से उसके अंदर जो आयरन वगैरह के पार्टिकल भी होते हैं, छोटे छोटे लोहे के पार्टिकल भी होते हैं, हर चीज़ मिलती है सोइल में, इसलिए क्या है, हेटेरोजीनियस मिश्रण है, ये आपको नाम याद रखना है, हेटेरोजीनियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुआ था, मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था, तो आपको ध्यान रखना सितंबर 2014, सितंबर 2014 से मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था, भाप का जो इंजन था उसका आविष्कार किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना जेम्स वाट ने। ओके, हिंदी में लिख लेना, आप इसको लिखना चाहो तो जेम्स वाट, ऐसे हिंदी में लिख लेना है इसको। स्टीम मतलब भाप का जो इंजन है उसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। 19वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो अलग अलग नाम है, जैसे हरियाणा हरिकेन, हिंदी में लिख लेना, आप इसको लिखना चाहो तो हरियाणा हरिकेन किसको कहते थे, कपिल देव को कहते हैं, हरियाणा हरिकेन कहते थे ना, अब भी कहते हैं, कपिल देव को कहते हैं। मास्टर ब्लास्टर किसको कहते हैं, सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कपिल देव का ये वाला हरियाणा हरिकेन किन्हें कहते हैं, कपिल देव को। तो मैंने इंपॉर्टेंट 4-5 और लिख दिए यहाँ पर, और इनके अलावा और होंगे तो उनको भी मैं आपको बता दूंगा। आगे के जो क्वेश्चन करेंगे ना, सीरीज चल रही है अभी, तो यही तो है, 20-20 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, उसमें बता दूंगा आपको। तो हरियाणा हरिकेन किनको कहते हैं, कपिल देव को कहते हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। यूवी युवराज सिंह को कहते हैं। चीकू विराट कोहली को कहते हैं।
हिटमैन रोहित शर्मा को कहते हैं। ये चारों पांचों आपको ध्यान रखने हैं। ये वाला पूछा हुआ है, आगे कोई सा भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे। ओके, बुक के बारे में अगर बात करें तो एक बुक है, फेमस बुक है ट्रू कलर्स। ये बुक का नाम है ट्रू कलर्स। ओके, अब ये जो बुक के वगैरह का नाम आते हैं ना, आपको इसको इंग्लिश में ही याद रखना है, हिंदी में अभी ऐसे नहीं आएंगे वहाँ पर। ट्रू मतलब सत्य रंग, ऐसे थोड़ी आएंगे कि सत्य रंग किताब किसने लिखी थी, सत्य रंग किताब किसने लिखी थी, ऐसे कुछ नहीं आएंगे वहाँ पर, इंग्लिश में आएगा सब कुछ। आप उसको एग्जाम दोगे, अगर आप हिंदी से हो एग्जाम दोगे, उसको हिंदी में करोगे पेपर को, तो भी आपको ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ट्रू कलर्स। ओके, तो ये बुक वगैरह का नाम, स्टेडियम के नाम, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जो स्टैटिक जीके वाले आते हैं, जो अपने जो वीडियो सीरीज कर रहे हैं, मैं वीडियो सीरीज डालता हूँ ना, स्टेडियम के नाम वगैरह, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वगैरह जो आप देखना उसको, तो उसमें ये इंग्लिश में रटने उसको। लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि सर हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ, तो हिंदी का कुछ नहीं है ये, इसको ऐसे ही रटना है आपको, हिंदी मान के ही चलो इसको। ट्रू कलर बुक का नाम है। ये किसने लिखा था, किसने लिखे थे ये, लेखक कौन है इसके, एडम गिलक्रिस्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन फिक्स है हर एक एग्जाम में, एक क्वेश्चन आता ही आता है बुक का। किसी बुक का नाम दे देंगे आपको और बोलेंगे कि ये बुक किसने लिखी थी, आपको कोई स्टेडियम दे देंगे और बोलेंगे कि ये स्टेडियम कहाँ पर है। ओके, वर्ल्ड का भी हो सकता है और अपने इंडिया का भी हो सकता है। आपको कोई नेशनल पार्क दे देंगे कि केवलादेव नेशनल पार्क कौन सी जगह पर है, ऐसा दे देंगे आपको। इस तरीके से फिक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं हमेशा, उनकी सीरीज हम कर रहे हैं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं वहाँ पर, यहाँ पर। तो ट्रू कलर का एडम गिलक्रिस्ट ने लिखा था, इसका लेखक कौन है, एडम गिलक्रिस्ट है। बाकी आप वीडियो को शेयर किया कीजिए और चैनल को भी शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। कोई डाउट है आपको, कुछ कन्फ्यूजन है या फिर कुछ सजेशन देना है कि आप ऐसे मत पढ़ाओ, इस तरीके से पढ़ाओ, कुछ भी सजेशन देना हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट दोनों जगह लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ मिलेंगे, उस वीडियो में इतना ही करेंगे। धन्यवाद।